हेलो फ्रेंड्स, मैं सेवा शिक्षा से शुभम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है धारा 6 से लेकर धारा 52A तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए चैप्टर 2 में क्या दे रखा है, साधारण स्पष्टीकरण। ठीक है, तो इसमें जो धारा 6 है वो कहती है कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन समझा जाना। ठीक है, जो कि अध्याय 4 में दिए गए हैं। तो सीधी सी बात, इसमें क्या कहता है, इसमें परिभाषाओं में जो अपवाद हैं उनके बारे में कहता है, जो कि जो है आपके अध्याय 4 में दिए हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे कह रहा है धारा 7, एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव, हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उस स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग किया जाएगा। ये तो रही किताबी भाषा। अब सीधी सीधी लैंग्वेज में देखिए, ये कहना चाहता है कि अगर आईपीसी में किसी शब्द का स्पष्टीकरण कर दिया गया है, ठीक है, किसी भी शब्द का, तो पूरी आईपीसी में उस शब्द का जो मतलब है वो वही रहेगा, अर्थ जो है वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आगे चलते हम लोग। आगे कह रहा है धारा 8। धारा 8 काहे से रिलेटेड है, लिंग से रिलेटेड है। ठीक है, लिंग पुल्लिंग हो गया और स्त्रीलिंग है। ठीक है, नर और नारी से, इसमें जो है ट्रांसजेंडर की बात नहीं की गई है। आगे चलते हम लोग। अब देखिए ये धारा 9। धारा 9 जो है ये वचन से संबंधित है। मतलब अब देखिए, पहले तो किताबी भाषा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाता हूँ। जब तक कि संदर्भ से तथ्य प्रतिकूल प्रतीत ना होना, एक वचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है। ठीक है, और बहुवचन द्योतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई जैसे अकेला व्यक्ति है, ठीक है, ये ठीक है, वो कोर्ट में गया और लोगों को लगता है नहीं इसके साथ और लोग भी मिले हुए हैं, ठीक है, तो अकेला व्यक्ति तो एक हो गया। ठीक है, उसके साथ अगर किसी ने आरोप कर दिया कि इसके साथ और लोग मिले हुए हैं, तो वो क्या हो गया, बहुवचन हो गया। ठीक है, अब बहुवचन के अंतर्गत एक वचन, तो भैया बहुवचन मतलब अगर 5 लोगों ने गुनाह किया है, उसके अंदर अगर एक और उसके अंदर अगर एक सिंगल व्यक्ति करेंगे तो वो बहुवचन के ही अंतर्गत आ जाएगा। आ जाएगा, नहीं आ जाएगा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है धारा 10। ठीक है, पुरुष और स्त्री, पुरुष और स्त्री की परिभाषा बतलाती है। अब देखिए धारा 11 क्या कह रही है। धारा 11 कह रही है व्यक्ति, कोई भी कंपनी या संगम या व्यक्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है। अब सीधी सीधी बात देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या बाहर का नागरिक हो, ठीक है, वो व्यक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक, कोई कंपनी है वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आती है। ठीक है, कोई एसोसिएशन है वो भी व्यक्ति के अंतर्गत आती है। ये व्यक्ति शब्द की परिभाषा है। अब देखिए धारा 12 लोक की बात करता है। लोक मतलब पब्लिक, जनता। ठीक है, तो लोक का कोई भी वर्ग, ठीक है, कोई भी कम्युनिटी हो गई, कोई भी एसोसिएशन हो गया, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो गया, लोक शब्द के अंतर्गत आता है। ठीक है, लोक या जनता के अंतर्गत। अब देखिए धारा 13 क्या कह रहा है, इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया है। ये कहाँ किसके लिए था, ये था ब्रिटिश की क्वीन के लिए। तो वही बतला रहा है इसके बारे में, इसको 1950 में जो है निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। धारा 14 देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है सरकार का सेवक। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। सरकार का सेवक शब्द सरकार के प्राधिकार के द्वारा या अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या सेवक के द्योतक है। मतलब इसमें क्या है, सरकार का जो सेवक है, ठीक है, वो सरकार के प्रति क्या होगा, उत्तरदायी होगा। ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करेगी, सरकार करेगी, उसको वेतन और भत्ते सरकार देगी। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब यही है। आगे चलते हम लोग। आगे कह रहा है कि धारा 15, इसमें कह रहा है ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है। ठीक है, जो कि 1937 में क्या कर दिया गया, इसको भी हटा दिया गया है। तो अब ये भी किसी काम के नहीं।
अब देखिए धारा 16 में क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा दी गई है, ठीक है, जिसको जो है 1937 द्वारा निश्चित कर दिया गया है। आगे आइए, आगे कह रहा है धारा 17 सरकार, ठीक है, सरकार केंद्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार का द्योतक, मतलब इसमें केंद्र सरकार भी आ सकती है, राज्य सरकार भी आ सकती है, यहाँ तक आपका पंचायत भी आ सकती है, नगर पालिका भी आ सकता है और नगर निगम भी आ सकता है। ये धारा 17 के अंतर्गत आता है। आगे देखिए कह रहा है धारा 18, ठीक है, धारा 18 में भारत की बात की गई है। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है, मतलब इसमें कहा गया है कि भारत का विस्तार जो है पूरे भारत में है, जम्मू कश्मीर को छोड़ के, लेकिन अब ये भी हट गया है, ठीक है, तो ये धारा 18 कहती है। ठीक, अब देखिए धारा 19 क्या कहती है, न्यायाधीश के बारे में कहती है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। ये कह रही है कि न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित हो, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी भी विधि कार्रवाई में, चाहे वह सिविल हो या दंडिक हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील ना होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया जाता है। बहुत, अब देखो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, ठीक है, इसमें उन न्यायाधीशों की बात की गई है जो अपना निर्णय दे, चाहे वो सिविल कोर्ट का हो, ठीक है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, ठीक है, या वो कोई बहुत बड़ा अधिकारी हो, ठीक है। तो इसमें क्या किया, अगर उसने कोई निर्णय दिया, ठीक है, और अगर उसके आगे कोई अपील नहीं हो सकती है, मतलब अब जो है एक बार निर्णय देने के बाद उस पर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उन न्यायाधीशों को इसके अंतर्गत लिया जाता है। आगे देखिए, आगे कह रहा है धारा 21, ठीक है, लोक सेवक। अब लोक सेवक मतलब जनता का सेवक, ठीक है, तो ये लोग किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, जनता के प्रति उत्तरदायी होंगे। इसमें कौन कौन आ सकते हैं, इसमें जैसे हमारे मंत्री आ गए, ठीक है, ये जो मंत्री लोग हैं ये सब आ जाएंगे, मंत्री हो गए, नेता हो गए, और कौन आ सकता है, और जैसे हमारे ये जो मतलब प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये भी क्या हैं, जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है धारा 22, ठीक है, ये थोड़ा समझने वाला है, इसमें जंगम संपत्ति की बात की गई है, ठीक है, तो देख लेते भाई जंगम संपत्ति क्या है। जंगम संपत्ति शब्दों से यह आशित है कि इनके अंतर्गत हर भांति की मूर्त संपत्ति आती है, किंतु भूमि और वे चीज़ें न जो भूवृद्ध हो जाएं, ठीक है, भूवृद्ध किसी चीज़ से स्थायी रूप से जकड़ी हुई हों, इसके अंतर्गत नहीं आती। देखो कहने का मतलब ये है, इसके अंतर्गत वही चीज़ें आती हैं, मतलब जो देखी जा सकती हैं, छुई जा सकती हैं, जिनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, वो जंगम संपत्ति के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जंगम संपत्ति को ही चल संपत्ति भी कहते हैं, ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग, आगे कह रहा है धारा 23, ठीक है, सदोष अभिलाभ, ठीक है, और दूसरा कह रहा है सदोष हानि। तो इसको थोड़ा समझ लीजिए। सदोष अभिलाभ मतलब किसी का नाम, ठीक है, किसी के नाम द्वारा दूसरा व्यक्ति लाभ कमा रहा है, ठीक है। अब समझिए पूरी पूरी बात क्या है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी का कोई नाम है, बहुत फेमस है, मान लीजिए कि लखनऊ के टुंडे कबाबी मान लीजिए, ठीक है। अब कोई मतलब दूसरी दुकान है, ठीक है, उससे थोड़ा दूर, ठीक है, उसने क्या किया, यार हमारी दुकान तो चल नहीं रही है, चलो भैया हम भी टुंडे कबाबी का जो है बैनर लगा लेते हैं, हमारी दुकान चलने लगेगी, ठीक है। तो भैया नाम किसका ले लिया उनने, ठीक है, उनका ले लिया, ठीक है, तो ये एक तरीके से अपराध हो गया। और वो भी कब होगा, जब उसने उस नाम को जो है पेटेंट करा रखा हो, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हो गया। या मान लो कि कोई कहता है अरे यार डीएम साहब तो हमारे जीजा हैं, अरे हाँ उनकी पोस्टिंग यहाँ हुई है, ठीक है, उनका नाम लेके अपना कोई काम करवा लिया, ठीक है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया, ये भी एक तरीके से क्या हो गया, सदोष के प्रति अभिलाभ हो गया। अब देखिए सदोष हानि क्या होता है, ठीक है, सदोष हानि समझ लीजिए कि क्या होता है। एक सेकेंड, सदोष हानि, देखिए सदोष हानि क्या होता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी है, ठीक है, वो कोई प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मतलब
हम कर रहे हैं, हम उसकी जो मतलब हानि पहुंचाने के लिए क्या कर रहे हैं कि लोगों में बात फैला रहे हैं कि मतलब ये इस प्रोडक्ट में ये मिलाते हैं, कुछ ऐसा कुछ मिलाते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, हम उस कंपनी क्या कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये सदोष हानि के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है धारा 24। ठीक है, बेईमानी से। ठीक है, समझ रहे हैं ना, बेईमानी कैसे, बेईमानी ऐसे मान लीजिए कि मतलब हमारा कोई दोस्त है, ठीक है, उसकी कोई कंपनी है, ठीक है, तो हमने क्या किया उसकी कंपनी में मतलब किसी फार्मूले से कोई अच्छी सी दवा बनती है, हमने वो फार्मूला चुरा के किसे दे दिया, दूसरे को दे दिया और पैसे कमा लिए। तो ये एक तरीके से क्या हो गई, बेईमानी हो गई। ठीक है, अब देखिए धारा 25 क्या कहता है, ये कहता है कपट पूर्वक। तो कपट पूर्वक का जो इस्तेमाल है वो एविडेंस को छुपाने के लिए होता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए धारा 26 क्या है, धारा 26 है विश्वास करने का कारण। ठीक है, तो ये ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या कहना चाहता है विश्वास करने का कारण। समझ लीजिए कि कोई सुनार की दुकान है, ठीक है, और एक चोर है। ठीक है, चोर नहीं कह सकते, एक व्यक्ति आया है पसीने से लथपथ बिल्कुल है, और मतलब दुकान बंद होने वाली है बिल्कुल रात में, और वो कहता है कि जो है ये लो 10 तोला सोना लो, मुझे जो है जैसे उसकी कीमत है 60,000, उसने कह दिया हमें ऐसा है तुम 10,000 दे दो। ठीक है, अच्छा 10,000 रुपये देगा, अब वो ये तो कहेगा नहीं कि तुम चोर हो, उसका काम थोड़ी ना है कि भैया तुम चोर हो, क्या हो, कहाँ से लाए क्या नहीं लाए। ठीक है, लेकिन उसके मन में एक डाउट आएगा, लगता है ये चोर टाइप का है। ठीक है, मन में डाउट आएगा ना, तो वो जो डाउट आता है ना उसी को कहते हैं विश्वास करने का कारण। ठीक है, अच्छा धारा 27 देख लीजिए क्या है, इसमें कहता है पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति। हाँ, जैसे पत्नी के अंडर में संपत्ति किसकी होगी, पति की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। लिपिक था, लिपिक ने मतलब जो क्लर्क है उसने अपने बॉस की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। सेवक था, उसने अपनी मालिक की संपत्ति पर अधिकार कर लिया। इससे रिलेटेड पॉइंट आपको आगे धाराओं में मिलेंगे। ठीक है, अभी बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, अब ये देखिए धारा 28 आ रही है, कूटकरण। कूटकरण क्या होता है भाई, तो कूटकरण होता है दोस्तों जाली कागज। ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, फर्जी डॉक्यूमेंट मतलब फर्जी डिग्री हो सकती है, ठीक है, वो आ जाएगी कूटकरण के अंतर्गत। ठीक है, या फर्जी आईडी बना ली है, कहीं पे भी गए, लो भैया दिखा दिया हम आईपीएस हैं, अपना रौब झाड़ने लगे, कुछ भी गलत काम करा लिया फर्जी फर्जी कागज दिखा के, तो ये क्या है, कूटकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब आता है दस्तावेज। ठीक है, तो दस्तावेज भी जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे लिखित दस्तावेज, लिखित में दे दिया। ठीक है, लिखित में दस्तावेज हो गया। अब देखिए कह रहे चित्र दस्तावेज। ठीक है, अब किसी ने देखा कि ये बंदा मुजरिम है, ठीक है, उसके पास उसकी तस्वीर नहीं है, तो उसका क्या कहिए, चित्र बनवा दिया। ठीक है, तो चित्र दस्तावेज हो गया। ठीक, चित्र दस्तावेज हो गई। या अंक दस्तावेज, अंक दस्तावेज मतलब कि किसी ने दिखाया कि ये ज़मीन जो है यहाँ से इतने स्क्वायर फीट से इतने स्क्वायर फीट तक है। ठीक है, तो इसका दस्तावेज जो है हो गया अंक दस्तावेज। अब देखिए 29 का जो कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख जो है ये आईटी अधिनियम सन 2000 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख मतलब मान लीजिए कि कोई मुजरिम है, ठीक है, उसके व्हाट्सएप में कोई सबूत मिल गया, ठीक है, तो उसका व्हाट्सएप का रिकॉर्ड हो गया, ठीक, व्हाट्सएप चैट का, ठीक है, या कोई मेल का रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, या कोई रिकॉर्डिंग हो गई, ठीक है, तो ये क्या था इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए धारा 30, इसमें कह रहा है मूल्यवान प्रतिभूति। अब भैया ये मूल्यवान प्रतिभूति क्या होता है, तो मूल्यवान प्रतिभूति में जैसे कोई लग्जरी कार हो गई, ठीक है, फ्रिज हो गई, ठीक है, और ये आपका एसी वगैरह हो गया। ठीक, मान लो कि किसी लड़की से शादी हुई, ठीक है, और उनके माता पिता ने ये सब सामान दिया। ठीक है, कल को लड़की के माँ बाप ने केस कर दिया कि इनने जो है हमसे दहेज मांगा था। ठीक है, तब ये जो चीज़ें दी गई हैं, ठीक है, या लड़के ने लड़की से के बाप से क्या किया, कार की डिमांड की, तो ये जो जितनी चीज़ें हैं ये मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। ठीक है, आगे धारा 31 में बिल की बात कर रहा है। ठीक, तो आगे इसके देखिए धारा 32 कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है। अब देखिए कार्यों के का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप, इसका मतलब क्या होता है,
मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति पागल है, ठीक है, और आपने लिखित तरीके से, कानूनी तरीके से कहा है कि हम इसकी सेवा करेंगे, ठीक है, लेकिन आप जो है उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सेवा नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये क्या हुआ? आपके कार्य में क्या हुआ? लोप हुआ, ठीक है। तो ये उसकी परिभाषा जो है बतलाता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, धारा 33 कार्य, कार्य के बारे में कहा गया है, जो भी मतलब निहित है आईपीसी में। और लोप, लोप मैं आपको धारा 32 में पढ़ा ही चुका हूँ। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सामान्य आशय को, धारा 34 देखिए, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कोई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। मान लो कि 5 लोग हैं, ठीक है, उन्होंने कहा चलो यार आज बैंक लूटते हैं, ठीक है, 5 लोग, ठीक। 5 में से क्या हुआ कि 3 लोग अंदर गए, 2 को बाहर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा अगर कोई आए तो बताना, ठीक है। अंदर गए भैया, हैं पैसा ऐसा भरा है, और एक को गोली मार दी, ठीक। अब तीनों भाग गए, ठीक है। अब बचे 2, 2 में से एक और भाग गया, एक बचा, उसको पकड़ लिया गया, ठीक। तो भैया अब कोर्ट में भैया मुकदमा चला, ठीक है। तो मुकदमा चला तो भैया उनने कहा भैया इन 3 लोगों ने गोली मारी, हम दोनों ने क्या किया है, लेकिन भाई प्लान में तो तुम भी शामिल थे? नहीं शामिल थे, हैं। इंटेंशन तो थी तुम्हारी, हैं। तो इंटेंशन के अंतर्गत आ जाता है ये धारा 34, ठीक है। तो इसमें मतलब जितने लोग शामिल होते हैं वो सब आ जाते हैं। मान लीजिए कि मर्डर करवाया किसी ने, किया किसने, तो जो मर्डर करवाएगा वो भी उसके अंतर्गत आएगा, और जिसने किया वो भी उसके अंतर्गत आएगा, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये धारा 34 जो है बहुत चीज़ों में यूज होती है, जैसे हत्या के मामले में यूज हो जाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति को छोड़ के अगर कोई कहता है 4-5 लोग जो है हत्या में शामिल हैं, तो ये धारा मेनली जो है सिंगल पर्सन पे नहीं यूज होती है, ठीक है, ये समझ लीजिए। और सिंगल भी नहीं यूज होती है। तो 302 में हत्या का प्रावधान है, ठीक है। अब हत्या में एक नहीं, वो कर रहा है 2-3 लोग शामिल, तो 302 के साथ धारा 34 भी लगेगी, ठीक है। अब देखिए अगला कह रहा है धारा 35, ठीक है। जबकि ऐसा कार्य इस कारण अपराधित की वह अपराधित ज्ञान या आशय से किया गया हो। मतलब किसी व्यक्ति को अगर पता है कि ये करना अपराध है, ठीक है, और उसने किया है, तो उसके लिए कोर्ट उसे सजा देगा, उसे कोई छूट नहीं देगा, ठीक है। उसका वकील भी करना बेकार है। अब जैसे एक बात बताओ कि कोई आदमी मर्डर कर देता है, ठीक है, तो वो जवाब दे सकता है, कहता है भाई ये हम पे हमला कर रहे थे तो हमने इन्हें गोली मार दी, या हमारा दिमाग नहीं काम किया, ठीक है। तो इसमें तो चलो भाई चलता रहता है केस, ठीक है, वकील आपको बचा ले जाएगा। लेकिन अगर समझो कि किसी इंसान की शादी हो चुकी है, ठीक है, और उसका तलाक नहीं हुआ है, ठीक, और उसने क्या किया कि दूसरी लड़की से शादी कर ली, ठीक। अब बताओ कि अगर आपका तलाक नहीं हुआ है, आप किसी लड़के दूसरी लड़की से शादी कर लोगे, ठीक है, तो मतलब ये क्या है, ये अपराध है नहीं है, ठीक है। और ये होशो हवास में किया गया अपराध है। तो इसके लिए मतलब ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब आप कुछ नहीं कर सकते, आप कहीं से जो है बच नहीं सकते हैं, ठीक है। इसके लिए तो आपको सज़ा मिलती रहेगी। तो होपफुली दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा हो। दोस्तों अगर वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जो है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।